हम लोग आज फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एडिशनल पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन ऑल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऑल का मतलब हुआ कोई एक्सेप्शन नहीं, विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप सारे एंजियोस्पर्म में देखेंगे सभी में जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और सभी में उसके साथ साथ क्या मिलेगा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। अर्थात सभी एंजियोस्पर्म में आपको डबल फर्टिलाइजेशन मिलेगा, इसका कोई अपवाद एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। लेकिन आप जब जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए जाएंगे, इसमें क्या होगा, इन जिम्नोस्पर्म आपको यहाँ पर जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसमें वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। और चूँकि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा, इसका मतलब एक ही फर्टिलाइजेशन होगा और वो है जेनरेटिव, इसीलिए हम कहेंगे इसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या कहिए वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि जिम्नोस्पर्म में ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन और दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन ये क्यों नहीं होता है, हमको इसी का एक्सप्लेनेशन समझना है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको विस्तार में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा शुरू से देखना पड़ेगा पॉइंट को। चलिए देखते हैं शुरू से क्या क्या पॉइंट हम लोगों को यहाँ मिलता है और उसी पे हम लोग समझ पाएंगे कि जिम्नोस्पर्म में क्यों नहीं होता है डबल फर्टिलाइजेशन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखिए एंजियोस्पर्म, इधर ये जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म, इसका ये ओव्यूल है एंजियोस्पर्म का और ये जिम्नोस्पर्म का, ये दोनों इमैच्योर्ड ओव्यूल हैं। अब शुरू से देखिए, इन दोनों के ओव्यूल में एक एक पाया जाएगा मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि कैसा नेचर का होता है, डिप्लॉयड। आप ये सब पहले से जानते हैं। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा तो फॉर्मेशन होगा मेगा स्पोर टेट्राड। किसका फॉर्मेशन होगा, मेगा स्पोर टेट्राड, जो कि हैप्लॉयड नेचर का होगा। आउट ऑफ दिस टेट्राड ये जो 4 सेल्स हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट है जानेंगे दोनों में, जिम्नो एंजियो में 3 सेल क्या हो जाते हैं बाबू, डिजेनरेट या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मात्र एक बचता है दोनों ही के केस में, फंक्शनल मेगा स्पोर, जो कि कैसा नेचर का होगा, हैप्लॉयड नेचर का। अब यहाँ तक तो दोनों में समानता आपको नजर आया। अब इसके बाद देखिए डिफरेंस कैसे पता चलता है। पहले एंजियोस्पर्म का देखते हैं। इस एक फंक्शनल मेगा स्पोर में, एंजियोस्पर्म में क्या होगा, 3 बार माइटोसिस, और ये 3 बार माइटोसिस का मतलब आप समझते हैं, आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ये 3 बार है ना, पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा माइटोटिक, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, आप इसको पढ़ चुके हैं एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन में। तो 3 बार इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। और 3 बार जब इसमें माइटोसिस होगा तब जाकर के ये बनाएगा इसी फंक्शनल मेगा स्पोर से मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट, या इसको एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। चूँकि 3 बार माइटोसिस होकर के ये एम्ब्रियो सैक बना, तो अब देखिए ये मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कितने सेल का होगा, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का होगा। चलिए ये तो समझ गए इसका नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड। अब जिम्नोस्पर्म में देखिए, यही जो एक फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसमें बहुत बार माइटोटिक डिवीजन होगा। इसमें भी पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसका सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, तो बहुत बार, लेकिन यहाँ 3 ही बार होता है, इसमें बहुत बार, सो मेनी टाइम्स इसमें माइटोटिक डिवीजन चलेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर है, इसमें 3 बार और इसमें सेवरल टाइम माइटोसिस चले। जब इसमें बहुत बार माइटोसिस चलेगा तो उसके बाद ये बनाएगा मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप देखिए ये 3 ही बार माइटोटिक डिवीजन से एंजियोस्पर्म का मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट बना, तो मात्र 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। जबकि ये बहुत बार माइटोटिक डिवीजन से मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, तो ये देखिए इसमें देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, इसमें बहुत अधिक संख्या में सेल होंगे। ये मात्र 7 सेल 8 न्यूक्लियस का है, बट देयर इज लार्ज सो मेनी सेल्स, सेवरल हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ सेल्स इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट और इसके मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट को अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि जिम्नोस्पर्म का मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट इट इज़ मोर डेवलप्ड, ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा बड़ा है ना। ध्यान दीजिएगा किसकी तुलना में, तो मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इट इज़ हाईली रिड्यूस्ड, ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या हैं, काफ़ी कम है, किनकी तुलना में, जिम्नोस्पर्म की तुलना में।
ठीक है। और ये एंजियोस्पर्म की तुलना में बहुत ज़्यादा इसका फीमेल गैमेटोफाइट ज़्यादा डेवलप्ड है। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको आप एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, तो उसमें आप जानते हैं क्या क्या चीज़ होता है। देखिए यही स्ट्रक्चर जो है इसका एम्ब्रियो सैक है, देख रहे हैं ये घेर दिया हम रेड कलर से, यही है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। चलिए और इसका फीमेल गैमेटोफाइट आप देखिए कैसा है, तो ये देखिए जो हम रेड कलर से घेर रहे हैं इसको, ये पूरा का पूरा इसका फीमेल गैमेटोफाइट है। अब आप अंतर चेक कीजिएगा, इसमें मात्र 7 सेल 8 न्यूक्लियस, इसमें हजारों सैकड़ों सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स इसमें हैं, इसलिए कहा गया इट इज़ मोर डेवलप्ड, है ना। जिम्नोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट और एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड, एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड होता है। चलिए अब उठता है सवाल कि इसका ट्रिपल फ्यूजन से क्या लेना देना है, इसको हम समझते हैं, या डबल फर्टिलाइजेशन से क्या लेना देना है। तो सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म के साइड में देखेंगे और उसके बाद जिम्नोस्पर्म के साइड में देखेंगे। तो सबसे पहले एंजियोस्पर्म के साइड में अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पर एग सेल है, ठीक है, ये एग है। अब इस एग सेल में क्या होगा, तो इसका जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा, जायगोट, ठीक है। ये जायगोट बन गया जो कैसा नेचर का होगा, डिप्लॉयड नेचर का। अब देखिए जेनेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे, ठीक। चलिए अब सपोज कीजिए कि इस जायगोट को, यहाँ पर ये जायगोट में तब्दील हो जाएगा। अब इस जायगोट को नरिशमेंट चाहिए। अगर इस जायगोट को नरिशमेंट देने की बात करें तो कहाँ से नरिशमेंट आएगा, क्या इसका फीमेल गैमेटोफाइट जो है, जो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का है, इस जायगोट को एम्ब्रियो बनने तक नरिशमेंट दे सकता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हाईली रिड्यूस्ड है, इसमें उतना न्यूट्रिएंट होगा ही नहीं इस फीमेल गैमेटोफाइट में, इसको नरिशमेंट देगा कहाँ से, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी है कि नरिशमेंट का कोई व्यवस्था किया जाए। इसके लिए करना क्या होता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई, इनका क्या चलता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसको आप वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी हुआ, जेनेटिक तो हो ही चुका, तो ये क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन इसमें होगा। और जब पोलर न्यूक्लियाई का जो ट्रिपल फ्यूजन होगा या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होगा, तब इससे पैदा होंगे एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। और चूँकि ये एंडोस्पर्म होगा एंजियोस्पर्म का, तो ये कैसा नेचर का होगा, ट्रिप्लॉइड का, कि इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक सेकंड मेल गैमेट इसको बनाने में भाग लेता है, तो ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा। और याद रखें एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कब डेवलप किया, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद इसका विकास हुआ। तो अब देखिए और यही एंडोस्पर्म इस जायगोट के, है ना, भोजन की व्यवस्था करेगा, है ना, जायगोट को एम्ब्रियो तक डेवलप करने के लिए क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एंडोस्पर्म जो बना यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये एंडोस्पर्म इसको इमीडिएटली न्यूट्रिशन नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी तुरंत जायगोट भी बना, एंडोस्पर्म का प्राइमरी सेल बना है, ये प्राइमरी सेल है एंडोस्पर्म का, लेकिन बना फर्टिलाइजेशन के बाद। अब क्या करेगा, ये एंडोस्पर्म सबसे पहले डेवलप करेगा, देखिए इनका डेवलपमेंट होगा, इनका डेवलपमेंट होगा, ठीक है, ये डेवलप करेगा और तब जाके क्या बनाएगा, मैच्योर्ड एंडोस्पर्म। और जब तक ये डेवलप होके मैच्योर्ड एंडोस्पर्म बनाएगा, इस दौरान इनका जायगोट जो होगा वो रेस्टिंग पीरियड में रहेगा, क्योंकि इस फेज तक, यानी इस दौरान इसको न्यूट्रिशन इनसे मिलने वाला नहीं है या कहीं से मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये रेस्टिंग फेज में रहेगा। हाँ, जब ये मैच्योर्ड हो चुका होगा, डेवलप हो चुका होगा, तब ये इस जायगोट को क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा। देखिए इस जायगोट को न्यूट्रिशन देगा, और जब इस जायगोट को ये न्यूट्रिशन देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तब जा कर के ये जायगोट किस में चेंज करेगा, इट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, ये एम्ब्रियो में चेंज करेगा। तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट बात ये हुआ कि यहाँ ट्रिपल फ्यूजन करना या डबल फर्टिलाइजेशन करना इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है, तो हम कहेंगे चूँकि इसके फीमेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, इसीलिए ये इसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए इनको यहाँ पहले ट्रिपल फ्यूजन करा करके पहले क्या बनाना पड़ता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मैच्योर्ड होता है, अब मैच्योर करता हुआ एंडोस्पर्म न्यू सेलस से न्यूट्रिशन क्या कर लेगा, ड्रॉ कर लेगा, और ड्रॉ करके तब इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन करना एंजियोस्पर्म की मजबूरी है।
है ना। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन करना एंजियोस्पर्म की मजबूरी है, या एक तरह से कह सकते हैं इन कॉम्पनसेशन टू एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, इनको क्या, एंजियोस्पर्म को क्या करना पड़ता है, तो कहेंगे वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है, जिससे कि ये एंडोस्पर्म बना सके और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या दे सके, न्यूट्रिशन दे सके। यहाँ तक बात खत्म। चलिए अब जिम्नोस्पर्म की तरफ देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में भी हम दिखाया है कि मैच्योर्ड फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है। ठीक है, इसमें काफ़ी सेल्स हैं, काफ़ी न्यूट्रिशन इसमें मौजूद है। चलिए देखिए, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विथ रेस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमको मिलेगा क्या, ये वो एंटीपोडल सेल ये सब का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है देखिएगा, जिम्नोस्पर्म का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, माइक्रोपाइल की तरफ यहाँ डेवलप करता है इसी फीमेल गैमेटोफाइट के टिश्यू से, और इसका नाम है आर्चिगोनिया। नाम याद रखिएगा, लोअर प्लांट पढ़ते समय आपको इससे भेंट हो जाएगा। इसी आर्चिगोनिया के अंदर क्या पाया जाता है, एग, है ना। इसके अलावा जितने भी बाद बाकी टिश्यू हैं, है ना, इनको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट टिश्यू, जो बाय नेचर कैसा है, हैप्लॉइड है, ये तो फीमेल गैमेटोफाइट का हिस्सा है। और इसी को इस जगह पर हम एंडोस्पर्म ऑफ क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो अब हमको बताएं कि एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म जो हुआ वो कैसा नेचर का, हैप्लॉइड, जबकि एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड नेचर का है। ठीक है, हैप्लॉइड क्यों है, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट टिश्यू का ही नाम हम यहाँ एंडोस्पर्म रख देते हैं, और जबकि यहाँ एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। और यहाँ का एंडोस्पर्म है ना, जिसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म, ये डेवलप करता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये डेवलप करेगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये कब डेवलप किया था एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब आप देखिए, ये फर्टिलाइजेशन अभी हुआ भी नहीं है यहाँ पर, यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन भी अभी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, और एंडोस्पर्म बन चुका है। यानी फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते समय ही वही फीमेल गैमेटोफाइट टिश्यू इसका क्या कहलाने लगता है, एंडोस्पर्म। अभी फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब इसका एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बिफोर बन गया। इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन मौजूद है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को आराम से नरिशमेंट दे देगा। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, इसके बाद सपोज करो पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद मेल गैमेट यहाँ आया और इसने एग को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। देखिए यहाँ पे एग को जब फर्टिलाइज किया तो हम कहेंगे यहाँ कौन सा फर्टिलाइजेशन हुआ, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म ऑलरेडी भोजन की व्यवस्था ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, इस एंडोस्पर्म के रूप में तो सिर्फ इसमें जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा, और इसमें क्या बनेगा, जायगोट, जो कि कैसा नेचर का हुआ, डिप्लॉइड नेचर का। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जायगोट जैसे ही बनेगा, इस जायगोट को ये एंडोस्पर्म इमीडिएटली न्यूट्रिशन देना शुरू कर देगा, न्यूट्रिशन देना शुरू कर देगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको तुरंत न्यूट्रिशन देने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये तो पहले से बन के तैयार है, अब बाद में जाके फर्टिलाइजेशन हुआ, जेनेटिव फर्टिलाइजेशन, जायगोट बना, भोजन तैयार है, तुरंत भोजन मिलना शुरू होगा। और ये जायगोट है ना, किसी भी रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैव नो रेस्टिंग पीरियड। आप देखिए इसके अपोजिट इस साइड हमने कहा था जायगोट को रेस्टिंग पीरियड चाहिए। क्यों भाई, तब तक ये एंडोस्पर्म जो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है वो मैच्योर्ड होगा, वो डेवलप करेगा, और उस डेवलपमेंट के दौरान ये रेस्ट करेगा। और यहाँ कोई रेस्टिंग पीरियड का ज़रूरत नहीं है। जायगोट बना, पहले से एंडोस्पर्म बना हुआ है, ये तुरंत न्यूट्रिशन देना शुरू कर देगा। एंडोस्पर्म क्या, ये तो वही फीमेल गैमेटोफाइट का टिश्यू है। ठीक है, इसको न्यूट्रिशन दे करके किसमें तब्दील करा देगा, एम्ब्रियो में ये चेंज कर जाएगा। तो अब आपके समझ में आ जाना चाहिए, ये एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉइड नेचर का। तो अब आपके समझ में आ जाना चाहिए कि एंजियोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, और जिम्नोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है। इसमें ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों होता है, और यहाँ ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है, ये आपके समझ में अब आराम से आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म से रिलेटेड है ना कुछ डिफरेंसेस को समझेंगे, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, और प्लस कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखेंगे। ठीक है, अभी यहीं तक।